हेलो एवरीवन, ये आपका आखिरी पार्ट है। क्लास 7 का इतिहास का बुक है। आखिरी एक्सरसाइज है 18वीं शताब्दी में राजनीतिक गठन, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट आपका, और क्लास 7 का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा इसके साथ ही। और जब आप 8 क्लास की हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो वहाँ और भी आपको मनोरंजक टॉपिक मिलेगा। जो भी हमने तोड़ कर पढ़ा, चूँकि 7 तक हमने जो भी इतिहास पढ़ा आपने देखा तोड़ कर दिया गया था, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा उसके बारे में। लेकिन जब आप 8 से आगे बढ़ेंगे, जैसे आपका 8, 9, 10, इस तरह जब आप हाई क्लास में पहुंचेंगे तो वहाँ पर आपको एक ही बिंदु पर अधिक डिटेल जानने को मिलेगा। तो 8 क्लास का जब आप देखिएगा तो आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। और आज आप इस नोट्स के साथ महत्वपूर्ण अध्याय को कंप्लीट करेंगे। तो कल तक हमने राजपूतों की वतन जागरी तक कंप्लीट किया था, और आज से हम देखेंगे, आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे सिख। तो हमने अध्याय 8 में भी इसके बारे में एक झलक देखा था कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी और कब। पहला प्रश्न आपके लिए मैं यहाँ छोड़ती हूँ, आप सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे। आपने जो अध्याय 8 में पढ़ा था उसमें आपने देखा था कि 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हुआ था। यानी सिख जो हुआ था राजनीतिक समुदाय के रूप में ही गठित हुआ था। और कैसे हुआ था आपने ये देखा था कि जब मुग़ल सम्राट जहांगीर ने इस समुदाय को, यानी जो आपका सिख समुदाय था, उनके जो राजा, उनके जो गुरु अर्जन थे, उनको 1606 ईस्वी में जब जहांगीर ने मृत्यु दंड देने का आदेश दिया था, तब इस सिख ने आंदोलन किया था और राजनीतिकरण शुरू किया था। और इसका ये परिणाम निकला था 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण किया। तो चलिए, मैंने ये बता भी दिया, 8 में आपने पढ़ा था, फिर भी मैंने ये आपके लिए छोड़ा है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे गुरु गोविंद सिंह ने तो ये निर्माण किया था, लेकिन आपके इस अध्याय में जिस तरह से लाइन एक एक लाइन से प्रश्न निकला है, उसके बाद यही है कि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु कब हो गई थी। 1708 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। उसके बाद बंदा बहादुर को कब बंदी बनाया गया और कब मारा गया। तो बंदा बहादुर को बंदी बनाने और मारने के पहले हम ये समझ लेंगे कि बंदा बहादुर कौन थे। जब 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई तो उनकी मृत्यु के बाद बंदा बहादुर ने ही इस खालसा पंथ का, यानी कि सिख समुदाय का नेतृत्व किया। और जो नेतृत्व में जो खालसा थे, खालसा ने मुग़ल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किए, और इन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़कर अपने शासन को सार्वभौम बताया। यानी कि इन्होंने किसी प्रांत को जीता नहीं, लेकिन एक ज़बरदस्ती जो होता है, इन्होंने जो है सिक्का गढ़ के गुरु गोविंद सिंह के नाम से, गुरु नानक के नाम से अपने शासन को उन्होंने सत्य बताया। और सतलुज और यमुना नदी के बीच जो प्रांत था, जो क्षेत्र था, वहाँ पर उन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना की। इसी बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया था और उसे उन्हें मार दिया गया था। तो ये बंदा बहादुर अब आपने समझ लिया है। तो बंदा बहादुर को कब बंदी बनाया गया था, तो 1715 ईस्वी में बंदी बनाया गया था और 1716 ईस्वी में मार दिया गया था। फिर यहाँ से आपका अगला प्रश्न आता है, सिखों ने अपने आप को कब जत्थों और मिसलों में संगठित किया। जत्थों और मिसलों को में संगठित करने के पहले हम ये समझेंगे कि जत्था और मिसल क्या है। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्था और बाद में मिसलों में संगठित किया। संगठन आप समझ सकते हैं, संगठित, पहले अपने आप को जत्था उन्होंने कहा और फिर मिसलों में संगठित किया। और इन जत्थों और मिसलों की जो संयुक्त सेनाएँ थी उनको दल खालसा कहा गया। तो दल खालसा से प्रश्न सीटेट में पूछा गया है। और उन दिनों दल खालसा बैसाखी और दीपावली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था, यानी समूह बैठक करता था और एक दूसरे से मिलता था, और इन बैठकों में ही सामूहिक निर्णय लिए जाते थे। और इस निर्णय को गुरुमत्ता, यानी गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। और सिखों ने राखी व्यवस्था भी स्थापित की थी। सिखों ने अपने आप को कब जत्थे और मिसलों में संगठित किया था, 18वीं शताब्दी में। जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेना क्या कहलाती है, दल खालसा कहलाती है। दल खालसा का सामूहिक निर्णय को क्या कहा जाता था, ये गुरुमत्ता। और गुरुमत्ता का क्या अर्थ होता है, गुरु के प्रस्ताव। फिर यहाँ से आता है आपका राखी व्यवस्था क्या है। ये राखी व्यवस्था जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया था। सबसे पहले हमें समझना है कि राखी व्यवस्था क्या है। तो ये एक
ऐसी व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लिया जाता था, लेकिन बदले में किसान को भी संरक्षण प्रदान किया जाता था। यह है हमारा राखी व्यवस्था, जिसको आपने समझा। और ये स्थापित किसके द्वारा की गई थी? तो ये सिखों के द्वारा स्थापित की गई थी। और यहाँ पर मैंने राखी व्यवस्था को भी लिखा है, किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेना और बदले में उसे संरक्षण देना। अब अगला प्रश्न है आपका, सिख से ही प्रश्न है क्योंकि आप सिख टॉपिक देख रहे हैं। किसने खालसा को प्रेरित किया था कि शासन उसके भाग्य में था, यानी राज्य करेगा खालसा, शासन व्यवस्था जो है, राज्य करना जो है खालसा के लिए ही है, ये ऐसा किसने कहा था? और खालसा तो अब आप समझ चुके हैं, खालसा पंथ जो है तो किन्होंने प्रेरित किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया था। और खालसा ने सार्वभौम शासन की स्थापना कब की? 1765 ईस्वी में। इसके पहले आप थोड़ा सा और समझेंगे, जो भी इनका संगठन था, जैसे कि आपने देखा जत्थों फिर मिसलों में इन्होंने संगठित किया खुद को, और उसके बाद मुग़ल सूबेदार के खिलाफ, और फिर जो अहमद शाह आपने पढ़ा था, अहमद शाह अब्दाली, उनके खिलाफ भी इन्होंने विरोध किया। और अब अहमद शाह अब्दाली ने मुग़लों से पंजाब का समृद्ध प्रांत और सरहिंद की सरकार को अपने कब्जे में कर लिया था। मुग़ल का जो समृद्ध प्रांत था पंजाब में, उसको अहमद शाह ने ले लिया था। इसीलिए इस खालसा ने पहले अहमद शाह के विरोध प्रदर्शन किया, यानी उनके खिलाफ युद्ध की घोषणा की। और खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा की। तो यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि यहाँ पर है, खालसा ने सार्वभौम शासन की स्थापना कब की थी? ये 1765 ईस्वी में। यहाँ पर एक चीज़ आपको माइंड में ये रखना है कि इन्होंने अपना सिक्का गढ़ के सार्वभौम शासन की स्थापना की थी। अपना सिक्का गढ़कर इन्होंने सार्वभौम शासन की स्थापना की थी। तो ये यहाँ पर महत्वपूर्ण है। और उसके बाद आपका है कि 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिख इलाके कहाँ से कहाँ तक फैल गया था। ये लगातार संघर्ष करते रहे और युद्ध करते रहे, और 18वीं शताब्दी आते आते, यानी 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिख इलाके सिंधु से यमुना तक फैल चुका था। और उसके बाद यहाँ 18वीं शताब्दी में जब यहाँ तक ये इलाका फैल गया सिखों का, तब, और ये जितने भी इलाके थे विभिन्न शासकों में बटे हुए थे, पूरा इलाका एक ही शासक देखने वाला नहीं था। इनमें से एक शासक थे महाराजा रणजीत सिंह, यहाँ देख रहे हैं। और ये जो थे विभिन्न सिख समूहों में फिर से एकता कायम करके, यानी कि सिख भी आपस में लड़के अलग अलग जो क्षेत्र ले लिए थे, तो ये महाराजा रणजीत सिंह ने सभी सिख समूह को एकजुट किया फिर से, और एकता कायम करके इन्होंने 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाई थी। तो ये आखिरी प्रश्न आपका सिख से है, महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर को अपनी राजधानी कब बनाई थी? 1799। लेकिन यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न और उठता है कि विभिन्न सिख समुदायों में या समूहों में एकता किसने कायम की थी? तो ये हैं आपके महाराजा रणजीत सिंह। और यहाँ से आपका सिख समाप्त हो जाता है। अब हम चलेंगे मराठा की तरफ। मराठा को समझेंगे कि मराठा का राज्य कैसे उत्पन्न हुआ था, मराठा राज्य की स्थापना किसने की थी, मराठा की सेना का मुख्य आधार क्या था। तो यहाँ पे सिर्फ आप एक एक लाइन से प्रश्न निकला है, तो इसको आप समझते जाएंगे, तो बुक को समझने की इसमें आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ आपका है मराठा राज्य कैसे उत्पन्न हुआ था। तो मुग़ल शासन का लगातार विरोध करके, अब एक काम करने के दौरान अगर एक काम करेंगे फिर उस काम के लिए रुक जाएंगे। जैसे आप स्टडी कर रहे हैं, 2 दिन पढ़ें फिर 2 दिन रुक गए, तो फिर वहाँ पर आपको सफलता में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। लेकिन अगर यही चीज़ कम ही पढ़ें, 15 मिनट का ही क्लास देखें, लेकिन लगातार अगर आप इसको देखते हैं तो इसमें आपको सफलता मिलती है। तो मराठा राज्य जो था ये मुग़ल शासन से लगातार विरोध कर रहे थे, यानी ऐसा नहीं था कि एक बार एक प्रांत के लिए विरोध किए फिर कुछ दिन रुक गए। यहाँ विरोध क्या, यहाँ जीते या हारे वो परिणाम न देखकर वो दूसरे मुग़ल प्रांतों में आक्रमण करते थे, वहाँ विरोध करते थे, वहाँ युद्ध करते थे। तो यही कारण था मराठा राज्य उत्पन्न होने का, लगातार मुग़ल शासन का विरोध करना। और फिर मराठा राज्य की स्थापना किसने की थी? शिवाजी ने की थी। और मराठा की सेना का मुख्य आधार कौन सा था? तो ये थे आपके कुणबी। और कुणबी का मतलब क्या होता है यहाँ पर आपको समझना है, क्योंकि कुणबी से प्रश्न पूछ दिया जाए तो ये जानना महत्वपूर्ण है। तो कुणबी जो था, जब शिवाजी थे वो शक्तिशाली योद्धा थे, और वो खुद एक योद्धा परिवारों की सहायता से एक अस्थायी राज्य की इन्होंने स्थापना की थी। और इसके अंतर्गत उन्होंने क्या किया था, जो कुणबी थे यानी गतिशील पशुचारक, जो यहाँ से यहाँ सिर्फ पशुओं को चराते थे, उनको ही शिवाजी ने अपनी सेना का मुख्य आधार बना लिया था। यानी पशुचारक को कहा गया
आप इधर उधर भटक के जो पशु चराते हो, पशुओं को लेकर हमारी सेनाओं में शामिल हो जाइए, आपको पैसे भी मिल जाएंगे और खाने पीने का भी सारा साधन मिलेगा। तो ये सभी जो कुणबी थे, ये सभी मराठा के सेना का मुख्य आधार बन गए थे। और यहाँ पर फिर आपका पेशवा का क्या अर्थ है। पेशवा का आपके बुक में ये है कि शिवाजी जब ये मुख्य आधार बन गया कुणबी, तो शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती देने के लिए इस सैन्य बल का प्रयोग किया। यहाँ से इस तरह के भी प्रश्न निकल सकते हैं कि शिवाजी ने मुगलों को चुनौती देने के लिए किस प्रकार के सैन्य बल का प्रयोग किया था। नीचे में आपको दे देगा कुणबी या और विभिन्न प्रकार के, तो आपको याद रखना है शिवाजी ने कुणबी सैन्य बल का प्रयोग किया था, जिसका अर्थ होता है कृषक या पशुचारक, कृषक पशुचारक। और उसके बाद यहाँ था कि शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति जो है चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के हाथ में रही, जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे। तो पेशवा का अर्थ होता है प्रधानमंत्री, जो कि शिवाजी के शासनकाल में ये जो चितवन परिवार, चित्पावन ब्राह्मण का जो एक परिवार था, ये शिवाजी के उत्तराधिकारी के शासनकाल में, शिवाजी के शासनकाल में नहीं, शिवाजी के उत्तराधिकारी के शासनकाल में ये प्रधानमंत्री के रूप में सेवाएं दे रहे थे और पुणे सेवाएं देते रहे। और पुणे मराठा राज्य की राजधानी बन गया था उसी समय। तो मराठा राज्य की राजधानी कौन सा प्रांत बना, या पहली राजधानी इस तरह पूछा जाए इस तरह से, तो ये आपको सर्वप्रथम कौन सा प्रांत राजधानी बनी, तो ये आपको याद रखना है, ये पुणे राजधानी बनी। और यहाँ पर आप देखेंगे मराठा साम्राज्य का विस्तार कब हुआ, इसके पहले हम थोड़ा सा समझेंगे। ये जो पेशवा थे, इनकी देखरेख में मराठों ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास कर लिया। और उनकी सफलता का रहस्य ये था कि जैसे वो मुगलों के जो किलाबंद इलाके थे उधर से अपने सैनिक को लेकर गुजरते थे, तो वो उस किलाबंद इलाके को बिल्कुल नहीं छेड़छाड़ करते थे, उससे किसी प्रकार का टक्कर लिए बिना चुपचाप उसके पास से अपनी सेनाओं को लेकर निकल जाते थे और शहरों और कस्बों पर हमला बोलते थे और मुगल सेना से ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे जहां रसद पाने और कुमक आने के रास्ते आसानी से रोके जा सकते हैं। कुमक आने के मतलब सैनिक सहायता या फिर अतिरिक्त सेना, इसका अर्थ यह हुआ, यानी कि अतिरिक्त सेना के आने के जो रास्ते हैं वो आसानी से रोके जा सकते हैं। इस जगह पर जाकर पेशवा अपने सैनिकों को लेकर मुगलों से युद्ध की घोषणा करते थे, जहां अगर मुगल युद्ध करने आता है तो फिर वहां से अतिरिक्त सेना को लेकर, या जो सेना आ गया है वो तो युद्ध में ही है, अतिरिक्त सेना को घुसने की कोई रास्ता अगर है भी तो मराठे जो हैं, ये पेशवा जो हैं, अपने सैन्य बल वहाँ पर खड़े लगा दिए हैं, सैन्य बल वहाँ लगा दिए हैं ताकि बाहरी कोई सेना का प्रवेश ना हो। यही सब कारण था मराठा साम्राज्य का विस्तार होने का। और 1720 से 1761 ईस्वी के बीच मराठा साम्राज्य का काफ़ी विस्तार हुआ और इन्होंने सफलतापूर्वक मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई। समझना आपको ये ध्यान देने वाली बात है कि किस तरह मुगलों से किसने टक्कर लिया और मुगलों के शासनकाल में ही अंग्रेज ने भारत में दस्तक दी थी। ये हम आगे अब इसके अगले अध्याय यानी 8 क्लास के पहले एक्सरसाइज से समझना शुरू करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ से हमारा आता है मराठाओं ने मुगलों से मालवा और गुजरात कब छीन लिया था। मुगलों का मालवा और गुजरात, पिछले नोट्स में आपने देखा था कि मालवा और गुजरात राजा अजीत सिंह थे, राजा जय सिंह थे, इनके हाथ में इनकी सूबेदारी ने मुगलों से ये ले लिया था। 1720 के दशक तक सब ले लिया था। और मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में कब मान्यता मिली, तो 1730 ईस्वी आते आते मराठा के जो नरेश थे इनको समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई। और ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद आपका है शिवाजी के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति किसके हाथ में रही, तो ये आपने देखा चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के हाथ में, जो कि शिवाजी के उत्तराधिकारी के शासनकाल में ये प्रधानमंत्री के पद पे थे, यानी कि पेशवा के पद पे थे। फिर आपका इसमें 2 कर है। चौथ कर किसे कहते हैं, तो ये है आपका जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व का 25%। और ये सभी कर दक्कन के प्रायद्वीप से वसूला जाता था। और सरदेशमुखी कर क्या है, तो ये भू राजस्व का 9 या 10% हुआ सरदेशमुखी कर। और फिर आगे जो आपका प्रश्न है मराठाओं ने दिल्ली पर धावा कब बोला, इसका भी उत्तर आप दीजिएगा। अब यहाँ से मराठा आपका कंप्लीट हो जाता है, यानी कि मराठा टॉपिक जब शुरू हुआ था पहला और आखिरी प्रश्न आपके लिए हमने छोड़ा है। फिर यहाँ से आपका जाटों का शुरू हो जाता है। तो जाटों के प्रमुख नेता कौन थे, ये चूड़ामन थे, क्योंकि अन्य राज्य की तरह जाट ने भी 17वीं और 18वीं शताब्दी में ही अपनी सत्ता
मजबूत सत्ता में जो है सत्ता मजबूत बनाई। और इनके जो नेता थे चूड़ामन, इन्हीं के नेतृत्व में इन्होंने दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया था। किसने? तो जाटों ने दिल्ली के पश्चिम क्षेत्रों पर। और 1680 के दशक तक आते आते इनका प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के दो शाही शहरों के बीच के क्षेत्र पर होना शुरू हो गया था। यानी दिल्ली और आगरा के बीच जो क्षेत्र है उस पर जाटों का नियंत्रण शुरू हो गया था 1680 के दशक तक आते आते। तो यहाँ हम आगे प्रश्न देखेंगे, जाटों के समय में महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन सा था? तो ये पानीपत तथा बल्लभगढ़ था, ये दोनों महत्वपूर्ण है। और फिर यहाँ आपका है भरतपुर किसके शासनकाल में शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा था? तो ये सूरजमल। यहाँ पर समझना विशेष नहीं है, बस इसी तरह आप आगे जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक प्रश्न मैंने जवाहिर शाह के पहले एक प्रश्न नादिर शाह का था, जिन्होंने दिल्ली पर 1739 ईस्वी में आक्रमण किया था, और मैंने इस प्रश्न को इसीलिए स्किप किया, इनके बारे में आपने देखा है, डिटेल में देखा है, अभी तुरंत देखा है थोड़ा पीछे, इसलिए यहाँ पर मैंने इसको स्किप किया। और ये जो भरतपुर है, भरतपुर का जो किला है ये काफ़ी हद तक पारंपरिक शैली में बनाया गया था। और ये भरतपुर किसके शासनकाल में एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा था? ये सूरजमल है। जब 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था तो वहाँ से कई लोग भागकर, और कई लोग साधारण नहीं बल्कि प्रतिष्ठित लोग जो थे वो भागकर भरतपुर ही गए थे, भरतपुर में रह रहे थे। और नादिर शाह के जो पुत्र थे ये जवाहिर शाह, ये कौन था? जवाहिर शाह कौन था? ये नादिर शाह के पुत्र थे और इनके पास काफ़ी अधिक संख्या में सैनिक थी, लगभग 30,000 के आसपास उस समय बहुत बड़ी बात थी। और उसने 20,000 अन्य सैनिक मराठों के लिए और 15,000 सैनिक सिखों के लिए, और इन सबके बलबूते पर वह मुगलों से लड़ा था। ये चूँकि जाट था और वो इन्होंने भी मुगलों से भिड़ंत की थी। उसके बाद आपका भरतपुर आ गया। भरतपुर का किला किस शैली में बनाया गया था? ये पारंपरिक शैली में। और उसके बाद आपका एक दिंग में जाटों ने किस शैली का समन्वय करते हुए विशाल बाग महल बनवाया है? तो ये अंबर और दा शैली का। ये प्रश्न जो है आपको 3-4 बार पढ़ना है और 2-3 तरीके से समझना है कि अंबर और आगरा शैली का समन्वय करते हुए विशाल बाग महल किसने बनवाया था? ये दिंग जाटों ने। तो ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस तरह से पूछे जाते हैं। और आपका जो ये अन्यंत्र में है फ्रांसीसी क्रांति को लेकर, यहाँ से एक ही प्रश्न निकला है, उसमें कुछ विशेष नहीं था। इसको 9th में तो इसको डिटेल में समझना है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा समय किल न करते हुए एक प्रश्न इससे निकला है, फ्रांसीसी क्रांति का समय काल क्या था? तो ये था आपका 1789 से 1794 ईस्वी तक। ये आपके पूरे बुक का नोट्स था जो कंप्लीट हुआ। अब जो आप नीचे देख रहे हैं ये आपके बुक में प्रश्न है और इसको मैंने अभी बताया है, इसका सारे का आंसर आप दीजिएगा। मिस्र किसे कहते हैं ये आपको देना है। सूबेदार किसे कहा जाता है इसका आंसर आपको देना है। प्रांतीय सूबेदार को क्या कहा जाता है और उच्च अभिजात को क्या कहा जाता है। और एक प्रश्न और है आपके लिए, एक राजस्व कृषक को किस नाम से जाना जाता है। ये सभी प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। आपके उत्तर का हमें इंतज़ार रहेगा। और इस क्लास के साथ ही आपने बहुत ही महत्वपूर्ण, अगर आप शुरू से 6 और 7 का इतिहास कंप्लीट किया है मेरे साथ, तो आपने बहुत बड़ी चीज़ को अचीव किया है। अब 8 की हिस्ट्री को समझने में आपके लिए बिल्कुल आसान होगा। और जो पहली बार देख रहे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर 6 और 7 के एक एक्सरसाइज को देखिए, सारे PDF को पढ़िए। और इसका भी इस क्लास का भी PDF आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। बाकी सारा वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो 7 तक इतिहास कंप्लीट हो गया। 8 के इतिहास को भी बहुत तेज़ी के साथ हम लोग ख़त्म कर लेंगे। वो जब पूरा 8 तक इतिहास कंप्लीट हो जाएगा फिर हम दूसरे सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे। और हफ्ते में एक दिन ज़रूर प्रयास करेंगे 9th का भी शुरू कर दें इतिहास। तो आशा करते हैं आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया और उत्तर दीजिएगा। और मिलते हैं आपसे अपने अगले क्लास में। बने रहिए आप इस चैनल के साथ।